नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। मनेंद्रगढ़ विधानसभा के पाराडोल क्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम स्थल से सटे खेत में धान बुआई होते देख वहां पहुंच गए। उन्होंने खेत में हल चलाकर धान की बुआई की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खेत में नागर बैला देखकर खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने किसान के हाथ से हल थामा और खुद हल चलाने लगे। उन्होंने खेत में धान का छिड़काव कर बुआई भी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैकुंठपुर रेस्ट हाउस में भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के 188 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत के 83 कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इसमें 29 करोड़ 28 लाख रुपए के 10 कार्यों का भूमि पूजन तथा 159 करोड़ 47 लाख रुपए लागत के 33 कार्यों का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनेंद्रगढ़ वासियों को कई विकास कार्यों की सौगात दी और दौरे के बाद विश्राम गृह में आम लोगों से मुलाकात की। मनेंद्रगढ़ पहुंचने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का NSUI छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने भव्य स्वागत अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किया। मनेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री ने कई विकास कार्यों की सौगात दे दी। इसके बाद सुबह हनुमान टेकरी मंदिर के भगवान के दर्शन पूजा करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर रवाना हुए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का पुराना वीडियो वायरल हुआ है, जो महाराष्ट्र विधानसभा विशेष अधिवेशन सत्र का है, जब शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। उस समय देवेंद्र फडणवीस ने एक शेर कहा था, मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूँ, लौटकर वापस आऊंगा, जो कि अब शिवसेना की गठबंधन वाली सरकार गिराने के बाद वायरल हो रहा है। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौटकर वापस आऊंगा। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा बड़ी संख्या में युवाओं को देश की रक्षा और सशस्त्र बलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अग्निपथ योजना की घोषणा की गई है। अग्निपथ योजना के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिला गौरेला पेंड्रा मारवाही द्वारा जिला भाजपा कार्यालय गौरेला में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। भाजपा के जिला सह प्रभारी सौरभ सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अग्निपथ योजना के माध्यम से लगभग 6 लाख अग्निवीरों की भर्ती करने जा रही है। इस योजना की अनुशंसा 1971 से विभिन्न समिति द्वारा की जाती रही है, किंतु कोई भी सरकार इस योजना को चालू नहीं कर पाई। विश्व के विभिन्न देशों में यह योजना पहले से ही चल रही है। इस योजना को सेना के तीनों अंगों की सहमति है। उन्होंने इसे देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया। प्रैक्टिकल बात यह है कि सेना में आदमी राष्ट्रमार्ग के लिए, भारत माता की सेवा के लिए जाता है, बट कहीं ना कहीं अभी की जो परिस्थिति चल रही है, हमारे भारत में बहुत सारे अचानक जो युवा पॉपुलेशन है, बहुत सारे युवा यहाँ पर, जिन लोगों को सार्थक रोजगार, एक तो कोरोना की पहल थी, कोरोना 2 साल में कोरोना ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा हिट किया, तो सार्थक रोजगार की व्यवस्था नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी फायदा मिलेगा। उनको एक अतिरिक्त रोजगार का या अतिरिक्त व्यवसाय, अतिरिक्त काम का एक अवसर मिलेगा। देखिए, आपका देशभक्ति प्रकृति में वो जाते हैं, मेरा बिल्कुल आपके साथ सहमति है। वो एक बात कहीं से आ गई कि उनको एक अतिरिक्त, युवाओं के लिए एक अतिरिक्त एवेन्यू बनेगा जाने के लिए। अगर वो देशभक्ति के जज्बे में है तो 25% के बाद उनको मौका मिल ही रहा है 25% का, कि वो अभी क्या है, जो जटिलता है, उस जटिलता से, जिस जटिलता से उनकी एंट्री होती है, उस एंट्री में भी तो ढिलाई होती है। तो सारी चीज़ें, ऐसा एक आध को ऐसा केस आएगा तो सेना उतनी हमारी सक्षम है, और बाकी ऐसी चीज़ है कि उनको कश्मीर में इतना काम करके, इतने आतंकवादियों के साथ लड़कर आज कश्मीर में आप देखिए इतने सारे सैलानी जा रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा भारत में अगर कहीं सैलानी जा रहे हैं तो कश्मीर में जा रहे हैं, तो आदमी ने कंट्रोल कर लिया ना कश्मीर। अग्निवीरों को कहीं पर भी सिक्योरिटी एजेंसीज में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। आजकल आप देखिए कितनी सारी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में हम किसी को भी रख लेते हैं नौकरी में, उसके पास बेसिक ट्रेनिंग नहीं रहती, उसके पास बेसिक आइडिया नहीं रहता। जो अग्निवीर होंगे, जो अग्निवीर आकर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में काम करेंगे, वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी भाजपा कार्यालय में भी अगर लगी होगी तो भाजपा कार्यालय में भी आएगी। टेलर कन्हैयालाल की हत्या के बाद देश भर में आक्रोश का माहौल है। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर पहुंचे। उदयपुर पहुंचने के बाद सीएम गहलोत ने मृतक कन्हैयालाल टेलर के आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, साथ ही परिजनों का ढांढस बढ़ाया।
इस दौरान सीएम गहलोत के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत ने यहां कन्हैयालाल के परिजनों को 51 लाख का चेक सौंपा और सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से बात की। बहुत घटना जघन्य है। मैंने कल भी कहा जितनी निंदा करे उतनी कम है और हमने इसीलिए एसआईटी घोषित की है। एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। कल रात से ही रात को ही गठन कर दिया उसका और अभी मैं जा रहा हूँ। जाते हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेके भी मीटिंग कर रहे हैं और ये जो खबरें आ रही है जिसने मारा है उनके क्या प्लान थे, क्या षड्यंत्र था, किससे लिंक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई ऐसी एजेंसी है क्या जिससे लिंक है, वो तमाम बातों खुलासा होगा। तो ये इसको हम उस गंभीरता से ले रहे हैं कि घटना कोई मामूली नहीं है और ऐसे हो नहीं सकती जब तक कि इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर कोई जो ऐसे रेडिकल एलिमेंट है उससे लिंक नहीं हो तब तक ऐसी घटना होती नहीं है। ये अनुभव कहता है। उसी रूप में इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई है। तो मैं जा रहा हूँ, मीटिंग करेंगे, बाद में जो आउटकम आएगा, फीडबैक आएगा, उन्हें बताऊंगा मीडिया को। ठीक है। जगदलपुर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जनजाति गौरव समाज के संरक्षक केदार कश्यप ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू के रूप में एक जनजाति वर्ग की महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जो पहल की है उसका छत्तीसगढ़ जनजाति गौरव समाज स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव काल में एनडीए गठबंधन द्वारा संथाल जनजाति की एक महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का निर्णय ऐतिहासिक है। केदार कश्यप ने कहा कि भारतीय परंपरा एवं संस्कृति का अभिन्न घटक और एक गौरवशाली परंपरा का वाहक होने के बावजूद भी देश के जनजाति समाज को वर्षों से उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। देश के ऐसे एक बड़े समाज घटक की महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाने की जो पहल एनडीए सरकार ने की है, इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के सभी घटक दलों का अभिनंदन करते हैं। फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी का और जो एनडीए के जो शेष जो घटक दल हैं उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और जनजाति गौरव समाज के माध्यम से मैं देश के सभी दलों से आग्रह करता हूं। आज इतने वर्षों बाद, आज़ादी के बाद पहली बार हमारे आदिवासी समाज की से अपना राजनीतिक सफर और सामाजिक सफर शुरुआत करते हुए आज राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाली हैं। तो सभी दल, कोई चुनाव प्रक्रिया न हो, निर्विरोध तरीके से उनका निर्वाचन हो, ऐसी हम सभी दलों से अपेक्षा भी रखते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच।
आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के 3 वर्ष पूर्ण होने पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा कर्मचारी भवन के समीप वट वृक्ष, चबूतरा व आसपास क्षेत्र की सफाई का कार्य किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा कर्मचारी भवन के पास स्थित वट वृक्ष, चबूतरा व आसपास के क्षेत्र का सफाई किया गया। साथ ही रुद्री स्थित वृद्धा आश्रम में वृद्धजनों से मुलाकात कर हालचाल जानकर उन्हें फल का वितरण किया। जिला अध्यक्ष शरद लोहाना ने बताया कि कर्मचारी भवन पास स्थित वट वृक्ष का अपना ही ऐतिहासिक महत्व है। जानकारी के अनुसार यह वृक्ष आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को लगाया गया था, जहां आज इस ऐतिहासिक वृक्ष के छांव में बैठकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आजादी के गौरवपूर्ण पल को याद किया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के अध्यक्ष कार्यकाल पर भी चर्चा की गई। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तो उसकी याद में एक वट वृक्ष लगाया गया था। तो वट वृक्ष के आसपास की सफाई और उस चबूतरे का उद्धार करने का महापौर ने वहाँ निर्णय भी लिया। उस आसपास की पूरी सफाई चौकी करने में हम लोगों ने मोहन मरकाम जी का जन्मदिन मनाया। उसके बाद हम लोग वृद्धाश्रम में जाके फल वितरण कलेक्टर व एसपी ने जिले की कानून और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में संयुक्त कार्यालय बेमेतरा के सभा कक्ष में जिले के कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी विलास भोजकर संदीपान एवं पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने कानून सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक लिया गया, जिसमें जिले की कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी सहित पुलिस के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ रायपुर के प्रांतीय आवाहन पर अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने शहर में रैली निकाली। अपनी एक सूत्री मांग नियमितीकरण को लेकर शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों ने शहर में रैली निकालकर नियमितीकरण करने की मांग की। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उनकी एक सूत्री मांग है कि उनको नियमित किया जाए और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही थी, लेकिन आज तक नियमितीकरण नहीं हुआ। यही वजह है कि सफाई कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सर, हम लोग छत्तीसगढ़ अंशकालीन सफाई कर्मचारी हैं। विगत हम लोग 2011 से हमारी नियुक्ति हुई है और आज पर्यंत तक हमको 12 साल हो गए हैं। हमारी एक ही मांग है, अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए और नियमितीकरण किया जाए। लेकिन सरकार द्वारा आज हमको 12 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन हमको अनदेखी किया जा रहा है। इसके पहले भी जब सरकार घोषणा पत्र में शामिल किया था, कांग्रेस की जब सरकार नहीं आई थी तो घोषणा पत्र में हमको शामिल किया गया था कि हमारी सरकार जैसे आती है तो हम अंशकालीन से पूर्णकालीन करेंगे। वो भी 10 दिन के अंदर बोले थे, लेकिन आज 3.5 साल हो गया है, लेकिन हमको आज पर्यंत तक कमेटी भी बैठा ली है। कमेटी में 2 बार भी बैठक हुआ है, बैठक में कोई निर्णय नहीं हुआ है अभी तक। इसलिए हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम लोग शामिल हुए हैं। आज हमारा राजनांदगांव जिला का एक दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें हमारे पूरे 9 ब्लॉक से हमारे सफाई कर्मचारी उपस्थित हुए हैं। आज का एक दिवसीय है। हम लोग कल से 29 तारीख से पूरे रायपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना को लेकर राजनांदगांव शहर के मानव मंदिर चौक में हिंदू संगठनों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए घटना की निंदा की है। संगठन के लोगों ने एक रैली निकालकर आतंकवाद का पुतला दहन किया। महावीर चौक में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग एकत्र हुए और नारेबाजी करते हुए मानव मंदिर चौक पर पहुंचे, जहां आतंकवाद का पुतला फूंका गया। इस प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई। पुतले में राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम की तस्वीर भी लगाई गई थी। राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर पूरा वो ध्वस्त हो चुका है। वहाँ पर आतंकवादी और जिहादी मानसिकता के लोगों का जो मनोबल है वो चरम पे है। इसी का परिणाम है जो कल कन्हैया कुमार एक सीधे साधे टेलर की
निर्मम हत्या गला रेत कर की गई है। आप उसकी हत्या के जो वीडियो देखेंगे आपका दिल दहल जाएगा। एक सीधे साधे टेलर की हत्या करके ये इस देश में हिंदू समाज को डराने धमकाने और जिहादी मानसिकता जो सीरिया और तालिबान में जो मानसिकता चल रही है उसको भारत में पोषित करने का जो षड्यंत्र चल रहा है ये बहुत गलत है और ये देश के लिए हिंदू समाज के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसको हिंदू समाज सहन नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो चल रहा है हिंदुओं के ऊपर रामनवमी में हनुमान जयंती में हिंदू नव तमाम तरह के सब जिहादी जो गतिविधियां हो रही है, आतंकी मानसिकता के लोग जो हमले कर रहे हैं और निशंस हत्या कर रहे हैं, खुलेआम हथियार लहरा रहे हैं, ये बिल्कुल हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अब बहुत आक्रोशित हो चुका है हिंदू समाज। हम संविधान और कानून से चलने वाले लोग हैं। अगर हम जिस दिन हथियार हाथ में ले लेंगे बहुत दिक्कत वाली स्थिति होगी जिहादी मानसिकता के लोगों को। खुलेआम वो कन्हैया जैसे एक निर्दोष और सीधे साधे टेलर की हत्या करके वीडियो वायरल कर रहे हैं, खुलेआम धारदार छुरा दिखा के देश के प्रधानमंत्री को और नुपुर शर्मा को गंदे गाली बक के वो वीडियो वायरल कर रहे हैं। ये मानसिकता को समझने की देर है। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन करते हुए दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम के सामने जिले के स्कूल सफाई कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना दिया, जिनकी मांगों को जिला भाजपा अध्यक्ष ने अपना समर्थन दिया। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा राजधानी रायपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है, जिसके समर्थन में दुर्ग जिला स्कूल सफाई कर्मचारी संघ ने गुरुवार को रविशंकर स्टेडियम के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और अपनी एक सूत्री मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। स्कूल सफाई कर्मचारी अंशकालीन से पूर्णकालीन किए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसके समर्थन में धरना स्थल पर जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा व जिला महामंत्री ललित चंद्राकर पहुंचे, जिन्होंने स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांग को जायज ठहराते हुए उन्हें अपना समर्थन दिया। इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने चुनावी वायदे भूल गई है, जिन्होंने स्कूल सफाई कर्मचारियों से अंशकालीन से पूर्णकालीन रहने का वादा किया था। आज दुर्ग जिले में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का धरना रखा गया था, जिसमें अंशकालीन को पूर्णकालीन करते हुए नियमितीकरण की मांग को लेकर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और रैली के शक्ल में अपन कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने जाएंगे कलेक्टर कार्यालय। इस मौके पर दुर्ग जिला स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि जब तक उनकी अंशकालीन से पूर्णकालीन किए जाने की मांग पूर्ण नहीं होती तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इनका मांग जो है पूरा जायज़ है। आज हमारे दुर्ग जिला अंशकालीन सफाई कर्मचारी लोग हड़ताल में दुर्ग में बैठे हैं और इन लोगों का मांग जो है पूरा जायज़ है। शिक्षा के पवित्र मंदिर में इन लोग 6 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, तो इन लोग तो कलेक्ट्रेट रेट मांग रहे हैं। अभी इन लोगों को महीने का 2300 रुपये देते हैं। मैं कहता हूं कि इन लोगों को नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जिससे स्कूल में साफ सफाई और गुणवत्ता आगे बढ़े। शासन तो सोया हुआ है। चुनाव के समय जो 36 घोषणा किए थे उसमें से एक भी घोषणा को पूरा नहीं कर पाए हैं। उन्हीं में से ये अंशकालीन कर्मचारी लोगों का भी है कि कलेक्ट्रेट रेट दिया जाए, तो कलेक्ट्रेट रेट लागू करने के लिए कोई छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल के समर्थन में दुर्ग जिला स्कूल सफाई कर्मचारियों ने भी गुरुवार को एक दिवसीय धरना किया, जिसके समर्थन में भाजपा जिला अध्यक्ष के सामने आने पर स्कूल सफाई कर्मचारी काफी उत्साहित दिखाई दिए, जिन्होंने रैली निकालकर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी एक सूत्री मांग को पूर्ण कराने की मांग की। छत्तीसगढ़ सर्वसेन समाज के बैनर तले प्रदेश स्तरीय सेन महिला मंडल का गठन किया गया। इसकी जानकारी एक पत्रकार वार्ता में महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष मोना सेन ने दी। छत्तीसगढ़ सर्वसेन समाज के बैनर तले गुरुवार को एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिससे सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सेन व महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष मोना सेन उपस्थित हुए, जिन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी की जानकारी देते हुए बताया कि सेन समाज के महिला प्रकोष्ठ के गठन में पुष्पा उमरे को प्रदेश संरक्षक बनाया गया है। वहीं कंचन कौशिक प्रदेश उप कोषाध्यक्ष व श्रीमती भारती श्रीवास को दुर्ग प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पत्रकार वार्ता के दौरान महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मोना सेन ने समाज की भूमिका और राज्य सरकार द्वारा सेन समाज की उपेक्षा किए जाने को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सेन समाज हमेशा उपेक्षा का शिकार रहा है।
जहां केशकला बोर्ड बनाने की पहल तो की गई है, लेकिन उसके क्रियान्वयन को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई है। उन्होंने सेन समाज के महिला प्रकोष्ठ के गठन को लेकर कहा कि वे घर की चारदीवारी तक सीमित समाज की महिलाओं की प्रतिभा को सामने लाकर निखारना चाहती हैं। अभी तक तो बहुत अच्छी है। इन 15 सालों में जब से मेरा ये तीसरी बार है मैं प्रदेश अध्यक्ष बनते। मैं आदरणीय भूपेंद्र शंकर सेन के समय भी प्रदेश अध्यक्ष रही, त्रिलोक श्रीवास जी के समय में भी प्रदेश अध्यक्ष रही, अभी विनोद सेन जी के समय भी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो जब से मैं बनी हूँ तब से महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी वो अब घर से बाहर निकलने लगी हैं और हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं। तो हमारा आगे यही है कि सेन समाज की महिलाओं को लोग पिछड़ा कहते हैं, उसको पिछड़ा ना कहें। हमारी महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। समाज में तो शुरू से सर भागीदारी हमारी है। अभी हम लोगों ने कोरोना काल में हमारी महिला टीम ने पूरे जितने भी अदर कास्ट के लोग भी जो पीड़ित थे, जिनके हस्बैंड ख़त्म हो गए थे, उनको हम लोगों ने पूरा सहयोग राशि दिया है। और एक नियम भी बनाए हैं कि हम लोग एक कोष बनाए हैं सर, जिसमें महिलाओं के द्वारा पैसा जमा किया जाता है। जो गरीब महिलाएं हैं उनकी हम लोग मदद करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जिनको पैसे की कमी है, कोचिंग की कमी है, उसको हम लोग महिला टीम सभी एक दूसरे का सहयोग करके उनका सहयोग करते हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सेन ने कहा कि समाज की महिला प्रकोष्ठ से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वह प्रदेश सरकार से दोना पत्तल बनाने का अधिकार सेन समाज को प्रदान करने की मांग रखेंगे, ताकि समाज की महिलाएं अपने पुश्तैनी कार्य को जीवित कर सकें। इसलिए क्योंकि हम समाज की तरफ से कई बार सरकार से मांग कर चुके हैं कि हमारे समाज की पीड़ा है, जैसे कि हमारे लोग गांव गंवाई में काम करते हैं, उनको मेहनत के बदले में अनाज मिलता है, उस अनाज को सरकार समर्थन मूल्य में खरीदे, यह मांग हमने रखा, पर सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। उसके साथ साथ दोना पत्तल जो हमारा विशेष व्यवसाय रहा है सेन समाज का, उसको बनाने के लिए भी हमने सरकार के पास में मांग रखा कि इसको दे दिया जाए तो हमारा 5 लाख परिवार को रोज़गार मिल सकता है उस पर। जबकि डिस्पोजल, पानी पाउच, ये सब बंद करने का आया है, तो डिस्पोजल और प्लास्टिक के बर्तनें जब बंद हो रही है तो दोना पत्तल बहुत अच्छा ऑप्शन है। और दोना पत्तल का काम हम लोग करते थे, जिससे समाज को भी फायदा होता था, अन्य समाज को भी फायदा होता था। दोना पत्तल गाय भी खा जाती थी तब भी उसका आहार बनता था, और खेत में जाती है तो खाद बनता था। और ऐसा व्यवसाय हमारा, सुंदर व्यवसाय हमारा था, उसको भी आज अन्य लोग छीन लिए हैं। तो हम तो सरकार से गुजारिश करते हैं कि सरकार उसे हमें पुनः दे, और जो नाई समाज के द्वारा दोना पत्तल बना के आएगा वही बाजार में बिके। पत्रकार वार्ता में मोना सेन ने बताया कि सेन समाज के विकास को लेकर अभी पूरे प्रदेश भर में संगठन के बैनर तले महिला अध्यक्ष बनाने की कवायद जारी है, जो आगे जाकर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर देकर समाज के हित में बेहतर कार्य करने का कार्य करेगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
विश्व की सबसे छोटी कद की महिला के नाम से अपनी विशेष पहचान बनाने वाली ज्योति तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर के दर्शन करने पहुंची और भगवान से परिवार सहित सबकी खुशहाली की कामना की। विश्व के सबसे छोटे कद की महिला के रूप में कीर्तिमान स्थापित करने वाली 24 इंच और 28 वर्ष की महिला ज्योति अपने पूरे परिवार के साथ ओंकारेश्वर दर्शन करने पहुंची और विविध पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित यह नर्मदा नदी के बीच शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सदियों पहले भील जनजाति ने इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाई और अब यह जगह अपनी भव्यता और इतिहास से प्रसिद्ध है। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली बताया। ज्योति ने छोटे कद वाली महिला के रूप में वर्ल्ड रिकॉर्ड 2009 से बनाया, जो अब तक इनके ही नाम पर यह रिकॉर्ड दर्ज है। हम तरुण सागर महाराज जी के जन्म जयंती पे आए थे, 55वीं जन्म जयंती थी उनकी, तो हम पुष्पगिरी गए थे। पुष्पदंत महाराज जी का वहाँ पे आश्रम है, वहाँ से उज्जैन गए, महाकाल के दर्शन करके अभी ओमकारेश्वर में आए हैं। तो अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। और ये मेरे जीजा जी है। मेरी हाइट 24 इंच है और मेरे लगातार 2009 से लेके अब तक मेरे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। मेरी उम्र 28 साल है। मैं अपने पूरे फुल फैमिली के साथ आई हूँ। मम्मी पापा और मेरी दीदी जीजाजी भी आए हैं। आपकी पढ़ाई? मेरी पढ़ाई MA तक हो गई है। हाँ, नागपुर महाराष्ट्र से है हम। बेमेतरा शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। रथ यात्रा निकलने के लिए समिति की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें रथ की मरम्मत के साथ साथ रथ को सजाने संवारने का काम कारीगरों द्वारा किया जा रहा है। हर वर्ष जिला मुख्यालय में धूमधाम से रथ यात्रा निकाली जाती है। बीते साल कोरोना संक्रमण के कारण रथ यात्रा स्थगित करनी पड़ी थी। समिति की ओर से रथ में भगवान जगन्नाथ को विराजमान कर भक्तों को दर्शन कराए गए थे। इस वर्ष रथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। इसके लिए रथ का रंग रोगन व साज सज्जा हो चुकी है। जगन्नाथपुरी में जो विधि विधान से यात्रा निकाली जाती है, उसी तरह बेमेतरा शहर में श्रद्धालुओं द्वारा रथ को खींचा जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग का प्रयास है कि इस टाइप से निकाला जाए और ये 8वां वर्ष है। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से जो यहाँ पर जो रथ यात्रा है वो श्री राम मंदिर प्रांगण से शुरू होकर नया पारा, रस्ती चौक और रस्ती चौक से पुराना बस स्टैंड, पियर्स चौक होते हुए गायत्री मंदिर परिसर के पास से वापस होती है। ये वापस आकर श्री राम मंदिर में समापन होती है। महाआरती होता है समापन में। और ये जो रथ यात्रा है इसमें महिलाओं का भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिलता है प्रतिवर्ष हम लोग को। यात्रा प्रारंभ राम मंदिर से होकर नया पारा, गस्ती चौक, पियर चौक होते हुए गायत्री मंदिर से वापस जाके यहीं वापस आती है। यहाँ भव्य महाआरती का आयोजन होता है और यहाँ से निकलने के समय पूरे श्रद्धा से सब श्रद्धालुओं दौड़ खींचते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। ये वीडियो इंदौर के राजबाड़ा का बताया जा रहा है, जिसमें स्वच्छता के गाने की धुन पर बुजुर्ग डांस करते दिख रहे हैं। दुनिया के आकाश में इंदौर चमके सूरज का, रात हो या के दिन हो अपना तो शहर है उजला सा। बालोद पुलिस ने मारपीट के बाद इलाज के दौरान एक ग्रामीण की मौत के मामले में 4 माह बाद 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। 4 माह पूर्व जिले के करही भदर में आरोपी 2 सगे भाई सोहन नेताम व चिंताराम नेताम का शराब के नशे में मृतक कीर्तन निषाद और उसके बेटे के साथ वाद विवाद के बाद मारपीट हो गया था, जिसके बाद से कीर्तन का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ते गया और उनकी मौत हो गई, जिस पर बालोद पुलिस ने आरोपी 2 सगे भाइयों के खिलाफ 302 का मामला पंजीबद्ध कर दिया। 4 माह बाद हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया। ये 10 मार्च का मामला था, जिसमें एक नॉर्मल मारपीट हुई थी, जिसमें 2 सगे भाई हैं चिंताराम नेताम और सोहन राम नेताम। इन्होंने कीर्तन साहू के साथ मारपीट की थी और उस पर से अपराध कायम हुआ था सामान्य चोट की। उसके बाद लगभग 15 से 20 दिन बाद वो व्यक्ति अस्पताल में एडमिट हुआ और जहां उसकी मृत्यु हो गई। उस पर से हमने 302 कायम किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। छत्तीसगढ़ के
के राजनांदगांव में गुरुवार सुबह हैदराबाद से आ रही यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 15 यात्री घायल हो गए, जिसमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जाता है कि बस रायपुर की ओर से आ रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को छुरिया और राजनांदगांव अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल हादसे का कारण बस की तेज रफ्तार को बताया जा रहा है। घटना चिचोला चौकी क्षेत्र में हुई है। जानकारी के मुताबिक हंस ट्रैवल्स की स्लीपर बस हैदराबाद से सुबह करीब 10 बजे रायपुर की ओर आने के लिए निकली थी और बस नेशनल हाईवे 53 पर छूरा नदी ब्रिज के ऊपर पहुंची, जहां अनियंत्रित होकर बस पलट गई। बस पलटते ही चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे की वजह को बारिश से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त तेज बारिश भी हो रही थी। जो जानकारी मिली उसके अनुसार हैदराबाद से आने वाली बस जो रायपुर जा रही थी, रास्ते में चिचोला जो नेशनल हाईवे है वहाँ के पुल पर पलट गई। इसमें 24 लोग घायल हुए। सभी घायल को पास के PSC चिचोला, जिसमें 16 लोग को भेजा गया और बाकी 8 लोग को छुरिया CSC लाया गया। यहाँ से 7 लोगों को पेंड्री मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव रेफर किया गया। हालत सभी के भी ठीक है। सभी का प्राथमिक उपचार करके उनको यहाँ से रवाना किया गया और बाकी जो सामान्य लोग एडमिट है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जैसे कि इसमें किसी का नहीं, अभी तक इसकी अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है। दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुए हैं। सबकी स्थिति सामान्य है। कुछ लोगों को कोहनी में, कुछ लोगों को पैरों में, तो लगभग 5 लोगों को हेड इंजरी आई हुई है और सभी नॉर्मल हैं, सभी स्वस्थ हैं। और प्रिकॉशन के तौर पे कि कहीं उनका कुछ माइनर फ्रैक्चर वगैरह न हो या हेड इंजरी वालों को सिर में कोई दिक्कत न हो, तो उनको अभी CT स्कैनिंग वगैरह कराई जा रही है, उनके एक्सरे कराए जा रहे हैं और उनकी बेहतर से बेहतर उपचार हेतु प्रबंध किए जा रहे हैं। तो सर, जैसा कि छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में CT स्कैन लिए, तो इसके लिए फिर राजनांदगांव रिफर कर रहे होंगे? हाँ, छुरिया में CT स्कैन नहीं होने की वजह से उनको राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रेफर किया जा रहा है। और यात्रियों की संख्या तो नहीं पता है, लेकिन घायलों में लगभग 14 लोग हैं जो अभी तक छुरिया और वहाँ पे चिचोला में हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। एकनाथ शिंदे राज्य के नए CM बन गए हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने डेप्यूटी CM के रूप में शपथ ली। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें शपथ दिलाई। पूर्व CM उद्धव ठाकरे शपथ समारोह में हिस्सा नहीं बने। वे अब तक अपने घर से भी नहीं निकले हैं। कृपया शांत हो जाइए। कृपया शांत हो जाइए। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून मी माझे कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल
हर क्षण हर सच के साथ। नमस्कार।